वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 828वां वेबिनार है। आज के वक्ता हैं अहमदाबाद से वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब। विषय आयुर्वेद के सुभाषितों का विश्लेषण भाग 6। आयुर्वेद के सुभाषितों का विश्लेषण करेंगे वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब। वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य आप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार साहब, जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी सर्वे को, जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। एक इतनी गुंजाइश नहीं थी कि इतने सारे सीरीज में सुभाषितों पे इतना सारा एपिसोड हो जाएंगे। ये श्रृंखला का आज 6वां पदार्थ है और मैं तो अपने हिसाब से एक संकलन करके आगे भी 2 बार बता चुका हूं, आज फिर से बताता हूं कि ये जो मैं सुभाषितों का विश्लेषण दे रहा हूं, ये सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है। मुझे आदरणीय मित्तलिया साहब ने भी कुछ मटेरियल भेजा था। अपना जिग्नेश भाई जोशी पुणे से भी कुछ भेजे थे। वो गोस्वामी जी ने एक पुस्तक बनवाई थी, उसमें से भी कुछ मेरे को मिला है, कुछ और आयुर्वेद के ग्रंथों से मिला है और कुछ मेरा निजी कलेक्शन था। और ये पढ़ते पढ़ते मुझे 2-3 बातें बहुत ही अच्छी लगी। एक कि अपने पूर्वजों में, आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने जो ये सुभाषित अब उन्होंने बनाए या बाद में बने, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि एक ग्रंथ के लेखक का कहीं कहीं अपने को नाम मिल जाता है, लेकिन ये सुभाषितों के बारे में ठोस जानकारी नहीं। तो ये मान के चलते हैं कि जो अनुभवी वैद्य थे या तो जो सामाजिक अग्रणियों थे, उन्होंने ये सब समाज के उपयोग के लिए दिया है। और मैं आगे भी कह चुका हूं, आज फिर से कह रहा हूं कि शायद ये सुभाषितों या दोहे बोलो, मुहावरे बोलो, इसकी देन आयुर्वेद को घर घर में स्थापित करने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान भी है। आज आयुर्वेद से जुड़ा नहीं, आयुर्वेद से लगाव रखने वाला, प्रेम रखने वाला आदमी भी कई बार कुछ सुभाषित कुछ दोहा बोल देते हैं, तो अपने को ये आनंद हो रहा है, एक शांति मिल रही है कि देखो एक आम आदमी को भी कितने सुभाषित कंठस्थ है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और साथ साथ उसके जो गहन मर्म है, हाँ, इसमें थोड़ी संदिग्धता आती है, कई बार गलत अर्थ निकाल के कुछ अलग मतलब निकल जाता है, लेकिन ये अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी सोच की बात है, उस पर भी अपन टिका कर नहीं सकते। लेकिन जहां तक कुछ अहम बातें होती है, उस पर ध्यान लगा के मैं ये वक्तव्य दे रहा हूं, तो मैं आशा करूंगा कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि आज जो है वो
आमतौर पे घरेलू नुस्खों के, और घरेलू नुस्खों कितना बड़ा काम करते हैं आपातकालीन में भी, जिसे अपन इमरजेंसी कह सकते हैं, उसमें भी कई बार अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो मैं आशा करूं कि आप ध्यान से सुने। घूंट घूंट पानी पियो, रहो तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। अब अजीर्णे भेषजम वारे, ये आयुर्वेद का संस्कृत का सूत्र है। अब वो सूत्र को पकड़ के ये जो सुभाषित बना है, घूंट घूंट पानी पियो, रहो तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर, इसमें दो बीमारियों के भी नाम जोड़ दिए, एसिडिटी और मोटापा, ओबेसिटी, मेदस्विता। अब दो बात मैं समझा रहा हूं। कोई भी जलती हुई अंगारे पे अगर आप पानी डाल देते हो तो अग्नि फूट जाती है। तो एसिडिटी की आंतरिक, जिसे अपन आमाशय बोलते हैं, उसके हाइड्रोक्लोरिक और अन्य नाम से जुड़े हुए एसिड्स जो है, तो हल्का हल्का समशीत मटके का पानी घूंट घूंट पीते हैं तो एसिडिटी में काफी फायदा हो। तो जैसे अग्नि पे पानी डालते हैं, वैसे ही ये अंदर पानी जाने के बाद ये अग्नि जो एसिड से बनी है उसको कई अंश पे दबा देती है। और मोटापा, अब मोटापा के लिए भी समझने वाली बात है कि जो हद से ज्यादा शरीर की जो जरूरत से ज्यादा खान पान हो रहा है, अब वो ठोस खाना होता है। अब ठोस खाने के वो पतला करने के लिए भी पानी की जरूरत है। आप आमतौर पे देखते हैं कि कभी कहीं महफिल में या कहीं कोई प्रोग्राम में, कोई शादी में अगर खाना ज्यादा कर लेते हैं तो ये एक तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस है कि उसके बाद पानी लगातार पीना पड़ता है। लेकिन लगातार पानी पीने से नुकसान होता है। तो घूंट घूंट पानी का जो बताया है कि कुछ कुछ अंतर के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पिया करो, तो ये धीरे धीरे अंदर मोटापे पे, हजमी पे कहीं काम करेगा और मोटापा बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि पानी के बिना तो कुछ भी, देखिए एक और बात भी ये आम आदमी में देख पाई जाती है, देखे जाते हैं मरीजों को देखते हैं बेड होने से नाते, तो जब मल शुष्क आता है तो पानी नहीं होता, पानी के हिसाब से मल शुष्क हो जाता है। और कहीं को पानी पीने का दिल भी नहीं कर रहा, पानी कम पीते हैं। तो उसको अगर ये थोड़ी थोड़ी आदत लग जाए, हल्का हल्का पानी पीना शुरू घूंट घूंट, तो कब्ज में भी राहत होती है, मोटापे में भी राहत होती है। और लास्ट में, अंत में क्या बताया कि होवे चकनाचूर, यानी जैसे कांच टूट जाता है वैसे ये जो भी बंद है ये सब टूट जाते हैं। तो ये एक छोटी सी बात, पानी ना दवाई ना कुछ, हवा पानी तो मुफ्त में है, ये कितना बड़ा काम करके देती है। और जिन्होंने भी ये बनाया है, अपने को गर्व करना चाहिए। एक सरल बात को कितनी आसानी से लोकभोग्य बना के अपने समक्ष रखा है।
आर्थराइटिस या हर्निया, अपेंडिक्स का त्रास 3 रोगों के नाम है। पानी पीजे बैठकर कभी ना आवे पास। अब ये बड़ी बात आती है, जिन लोगों को आर्थराइटिस है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, जिनको हर्निया है, चाहे वो एंगुलिकल हो या और अपेंडिक्स, उनको पानी बैठ के पीना चाहिए। अब ये एक वैद होने के नाते मैं भी असमंजस में था जब ये मैं पढ़ा और देखा, बैठने से क्या फायदा होगा। पर मैंने देखा कि पानी का काम है सरकना, और जो जोड़ों के दर्द में पानी भी स्नेहन कार्य करता है। हर्निया रुक्षता के कारण होता है, और अपेंडिक्स जो है मल के जमाव से होता है। अपेंडिक्स छोटी आंत और बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे जहां जुड़ा होता है, वहां एक छोटी सी पूंछ जैसा होता है। अब उसमें जब मल के रूप में बिगाड़ अटक जाता है तो वहां सुजान आती है, और उसी का दर्द जो होता है वो अपेंडाइटिस बोलते हैं। अब ये पानी उसका लेखन करेगा, बैठोगे तो, क्योंकि सरक नहीं जाएगा, तो बैठने से उसका स्नेहन सही होगा, और स्नेहन होगा तो रुक्षता नहीं बढ़ेगी, रुक्षता नहीं बढ़ेगी तो ये बीमारियों में राहत मिलेगी। तो एक वैज्ञानिक हिसाब से जो बताया है, पानी पीजे बैठकर कभी ना आवे पास। और अगले वेबिनार में जो बात आई थी मूत्र विसर्जन मर्दों के लिए, जेंट्स के लिए, तो पहले बैठ के करते थे। जब से ये खड़े खड़े करने की जो आदत आई है, तो आज उनसे भी काफी बीमारियां लगी। लेकिन यहाँ पे 3 बीमारियों का जो बताया है, आर्थराइटिस, हर्निया और अपेंडिक्स, तो मैंने अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से आपको ये विश्लेषण बना के दिया। हो सके शायद मेरे कुछ अंश पे सही हुए, कुछ गलत हुए, तो क्षमा करना। सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंक सुरेश। अब यहां कुंवर सा, सुबह खाइए कुंवर सा, कुंवर यानी बाल, छोटे बाल जो खाता है, बालक होता है, वो सुबह खाइए कुंवर सा, बालक के जितना अल्प खाना, नाश्ते में कह रहा हूं। दोपहर यथा नरेश, जैसे एक राजा खा रहा है। छप्पन भोग और 32 पकवान जो बोलते हैं, राजा जो खाता है राजे के वक्त पे, तो उसकी बात बपोर, और वैसे भी देखा है बपोर में गुजराती में अपन सिरोवण बोलते हैं, तो भरपेट खाना चाहिए, क्योंकि आगे 8 घंटे उसको हजम करने के लिए और श्रम करने के लिए अपने पास है। तो यहां भी यही बताया है, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में। अब शाम की बात है, रात बोले तो शाम, जैसे रंक सुरेश। अब सुरेश यानी शिव जी का नाम आया, भगवान की बात, तो वो तो त्यागी थे, और वैसे ही गरिष्ठ भोजन, मीठा भोजन त्याग करके हल्का सा रात को खाना चाहिए। इतनी बड़ी बात जो आयुर्वेद के ग्रंथ में अगर आप पढ़ो ना, तो काफी लंबी चौड़ी
इसको समझने में दिक्कत होने वाली बात आसानी से एक सुभाषित में समझ में आ जाए, ऐसे शब्दों से लेके जोड़ के अपने समक्ष आया। और अगर ये अपन इसको भी थोड़ा दैनिक जीवन में अगर आप इस्तेमाल करना चालू करते हो तो काफी फायदे रहेंगे। देर रात तक जागना रोगों का जंजाल, अपच आंख के रोग संग तन भी रहे निदान। ये रोगों के बारे में जोड़ जोड़ के अलग अलग सुभाषित जो अपने सामने आ रहे हैं। पहले बताया एसिडिटी, मोटापा, फिर आर्थराइटिस, हर्निया, अपेंडिक्स, फिर कैसा खाना, कब खाना और कैसा होना चाहिए, ये आया। अब आ गया देर रात तक विहार की बात, वो खाने की बात थी आगे, अब विहार की बात आ गई कि कैसा अपना जीवन, अपना लाइफस्टाइल रहना चाहिए, अपना दैनिक कार्य कैसा रहना चाहिए। तो रात को देर तक, आज आम दिनों में रात को 12-1 बजे तक जागना आम हो गया है। तो उससे नुकसान क्या हो रहा है? अपच, आंखों के रोग, आंख के रोग, और तन भी रहे निदान, कमजोरी, सुस्ती। तो रात को अगर इसका मतलब ये हुआ कि वेबिनार अपन करते हैं तो कई अपनी भी गलती है, लेकिन अपने पास और कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि दिन भर तो आदमी काम से जुड़ा है और अपना काम तो है लोगों को जागरूक करना। लेकिन जब वेबिनार ना हो तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए कि 9-10 बजे अपनी नींद लेना चालू हो जाए तो कुछ उससे भी लाभ अपने को होना है। भोजन करके जोइए, केवल 1-1.5 पानी इसके बाद पिए, ये औषध, ये पेट, ये औषध का पेट। अब अलग अलग गुजराती में, हिंदी में, संस्कृत में ये बात जो इस दोहे में, इस सुभाषित में बताई है, वो अपने को बार बार मिलती है। भोजन करके जोइए, केवल 1-1.5, यानी अगर भरपेट खाना है तो तुरंत पानी नहीं लेना है, 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। और अगर ये खाने के बाद तुरंत अपन पानी ज्यादा पी लेते हैं तो जैसे मैंने बताया, अग्नि बुझ जाती है, हजम होना कम हो जाता है, बदहजमी होती है। तो जो एसिड अंदर से खाने को पचन करने का काम कर रहा है, अगर पानी ज्यादा दे दिया तो वो एसिड अपना काम कर नहीं पाएगा। तो 1-1.5 घंटे बाद जब वो ठोस मवाद बन जाता है तो वो ठोस मवाद को नरम करने के लिए उस वक्त थोड़ा पानी आप लोगे तो मवाद नरम हो जाएगा और पाचन और बढ़ेगा, अच्छा काम करेगा। ये औषधि का पेड़, अब ये औषधि शब्द जोड़ के इसका महत्तम बताया, ध्यान रखने जैसी बात है। फल या मीठा खाई के, या फल और मीठा, मीठा यानी मधुर खाना, तुरंत ना पीजिए नीर, नीर बोले तो पानी। ये सब छोटी आंत में बनते विषधर तीर। अब कहने को क्या कह सकते हैं ये सुभाषित में, फल और मीठा खाई के तुरंत ना पीजिए नीर। क्यों? अगर ये पानी में आ गया तो ये जब हजम होके छोटी आंत तक पहुंचता है, सीधा छोटी आंत पे नहीं पहुंचता। तो छोटी आंच में जब पानी की जरूरत रहती है
तो पानी अपन पीते नहीं है, और छोटी आंत में इसका जमाव होता है। और छोटी आंत ऐसी एक शरीर की महत्वपूर्ण अंग है कि जो खाना मुंह से शुरू होके आमाशय से लेके ग्रहणी से लेके और सब नरम होते 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 एकदम वो खिंचाव जैसा पतला पानी जैसा बन जाता है, जो छोटी आंत की दीवार से वो स्त्राव बन के शरीर में फैलता है। अगर वो ठोस रहेगा, यानी वो नरम नहीं बना है, तो वो पड़ा पड़ा विष बन जाएगा, यानी जहर बन जाएगा। तो पूरे शरीर को ध्यान में रखते हुए ये सुभाषित इतनी बड़ी बात कह दी है कि एक तो भारी खाना है, उसमें वैसे भी हजम होना थोड़ी दिक्कत पड़ती है, और अगर आप पानी पी लिए तो और हजम होना कम हो जाएगा। तो ये सब जब छोटी आंत के बाद तो फिर वो मल बन जाता, बड़ी आंत में तो मल ही आता है, जो शरीर के लिए जो जरूरी है वो तो छोटी आंत से खिंचाव हो जाता है। अगर वहीं पे ये ठोस पड़ा रहेगा तो ये विष बन जाएगा और शरीर में बीमारियां देगा। पानी में गुड़ डालिए, बीत जाए जब रात, सुबह छान कर पीजिए, अच्छे हो आजाद। अब ये गुड़, लेकिन गुड़ में मैं कह दूं कि आज जो बाजार में अपने को गुड़ मिल रहा है वो गुड़ आमतौर से रसायनों से बना हुआ है। पहले के जमाने में कम रसायन इस्तेमाल होते थे, आज रासायनिक प्रक्रिया ज्यादा हो रही। तो गुड़ भी अगर पुराने वाला है, 6-8 महीने वाला, तो सीजन के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से हल्कापन हो जाता है उसमें, और 5 उंगली में आ जाए इतना गुड़, यहाँ नाप नहीं लिखा है, लेकिन एक मेरे तजुर्बे के हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि 5 उंगली में आ जाए इतना गुड़, बीत जाए जब रात, यानी पानी को भिगा देना है, पानी में भिगा देना है। और बर्तन अगर मिट्टी का है या स्टील का है, एल्यूमिनियम में नहीं करना है, उसमें भिगा दो और गुड़ दब जाए उतना पानी लेना है। सुबह छान कर पीजिए। छानना यानी फिल्टर करना, छन्नी से, चाय की छन्नी होती है वैसे, उससे छान लेना है। और सुबह में पहले ये पी लेना है तो अच्छे हो आजाद, यानी जिनको कब्ज की बीमारी है, मसे की बीमारियां, उनके लिए ये एक घरेलू नुस्खा है, इस्तेमाल करके देखना चाहिए। लाभ तो होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं शुद्ध आयुर्वेद से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और शास्त्र में या जो भी अनुभवी वैद है जो लेके गए हैं उसमें संदेह नहीं करता, मैं नहीं करता। तो मैं अपने विश्वास से कह सकता हूं कि इससे अवश्य लाभ होगा। अब गुड़ मैंने बताया 1 साल पुराना। अब गुड़ के गुण देख लेते, क्यों गुड़ी बला? तो न वो गर्म है न वो ठंडा है, सम है, पाचक है, त्रिदोष सार है, स्निग्ध है। आप गुड़ पे हाथ में थोड़ी देर मसल लो, चिकचिकाहट हो जाएगी आपके हाथ में, तो ये बताता है कि वो स्निग्ध है, अग्निवर्धक है और मूत्रल भी है। नया गुड़ कृमिकर है, पचने में भारी है, कफवर्धक है
और मेद को बढ़ाने वाला हो। तो मैंने जैसे बताया, गुड़ पुराना होना चाहिए। ये प्रयोग के लिए पुराना गुड़ अच्छा रहेगा। अब एक ऐसी औषध बोलो, जड़ी बूटी बोलो, घरेलू मसाले बोले, उससे कई दवाई मिलेंगे आपको, कई सुभाषितें मिलेंगी। कुछ आगे पीछे भी है, लेकिन शुरुआत करते हैं। अजवाइन को पीसिए, गाढ़ा लेप लगाए, चर्म रोग सब दूर हो, तन कंचन बन जाए। अजवाइन यानी गुजराती में जिसको अपन अजमा बोलते हैं, और इंग्लिश में जिसको बिशप वीड्स बोलते हैं। अब ये अजवाइन के आमतौर पे भी कई प्रयोग आज भी प्रचलित है, घर घर पे इस्तेमाल करते हैं। कान में दर्द हुआ, अजवाइन का तेल डाल लिया थोड़ा पीस के, और कान में सरसों के तेल या तिल के में डाल के कान में डाल दिए। पेट में गड़बड़ी हो गई, गैस हो गया, पेट भारी लगने लगा, तो अजवाइन। अब यहाँ चर्म रोग पे बताए, माही पीस लेना है सिल बट्टे पे। अभी तो मिक्सर ग्राइंडर आ गया, लेकिन सिल बट्टे पे माही पीस के, चर्म सब दूर हो, तन कंचन बन जाए, गाढ़ा लेप लगा के, तो चमड़ी ढक जाए, ऐसा लेप लगा के। कहीं चमड़े की बीमारी है, स्किन डिजीज, डर्मेटाइटिस, तो प्रयोग करके देखना चाहिए, फायदा जरूर होगा। क्योंकि अजवाइन के जो गुण हैं, उससे ये अनुमान कर सकते हैं कि ये फायदा जरूर करेगा। सुलगना यानी दर्द को कम करना, कफगना, अब कफ है तो चर्म रोग है। कटु तिक्त, कटु और तिक्त, कड़वा भी है और तीखा भी, तो उसके गुणधर्म के हिसाब से भी ये काम करेगा। लघु है यानी हल्का है। कंडुग्न है, खुजली, कंडुग्न यानी खुजली को मिटाने वाला। तो आमतौर पे चर्म रोग में खुजली आती है, तो वो गुणधर्म के हिसाब से ये अवश्य काम करेगा। ये मैं अपने हिसाब से कहता हूं और प्रयोग करके देखना चाहिए। अजवाइन को पीस ले, नींबू संग मिलाए, थोड़ा फुंसी दूर हो, सभी बला टल जाए। फिर वापिस वही हो, जिनके बदल में फोड़े यानी हल्के से बॉयल्स बोलते हैं, तो नींबू के रस के साथ मिला और थोड़ा फुंसी दूर हो, सभी बला टल जाए। उसकी जो विटंबना है, जो दर्द है, वो मिट जाए। अब यहाँ एक बात मैं प्रकृति पे फिर आके बात कर रहा हूं कि सभी को ये काम करेगा, ये मानना गलत है। अगर पीत की प्रकृति है या पीत से जुड़ा हुआ फोड़ा फुंसी है, लालास है, जलन हो रही है, तो शायद काम करे भी ना भी करे। तो इसके लिए किसी अच्छे वैद्य से सलाह मशवरा करके इस्तेमाल करना उचित रहेगा। अजवाइन गुड़ खाए, तभी बने कुछ काम, पीत रोग में लाभ हो, पाएगा आराम। तो फिर वापस मैंने बताया, पेट में दर्द होता है, बच्चों के लिए अजवाइन को हल्का सा सेक के एक छोटी सी गुठली जैसा बना के कपड़े में और उसको नाक के पास रखते हैं, तो सर्दी जुकाम में भी फायदा करता है। और खाने में
अजवाइन, जीरा, सौंफ, गुड़, ये सब तो घरेलू नुस्खों में आमतौर पे बहुत प्रचलन में है। तो अजवाइन और गुड़ दोनों को सप्रमाण, मानो आधा चम्मच अजवाइन लिया है तो उतना ही गुड़ लेके खाना है। पीत रोग में लाभ हो, अभी यहाँ पीत की जो मैंने बताया प्रकृति, लेकिन जैसे आगे गुड़ की बात आ गई तो गुड़ को मिलाने से उसकी उग्रता कम हो जाएगी और वो उग्रता कम होने के नाम से पीत में भी ये कहीं सफल काम करेगा। कहने का तात्पर्य ये है, पाएगा आराम, या आराम लिखा है, दर्द मुक्त हो जाएगा ऐसा नहीं बताया, आराम होगा उससे। तो इमरजेंसी में, आपातकालीन में इसका प्रयोग का जरूरत लगे तो करके फिर चिकित्सक के पास आप जाओ तो निदान करवा के आगे जो करना है। लेकिन ये आधी रात को या कहीं सफर में या कहीं पास में अपने पास चिकित्सक के पास पहुंचने के लिए अंतर बहुत दूरी है और उस वक्त अगर ये कुछ ऐसे दर्द होते, पेट में दर्द है या तो पेट में गुड़गुड़ाहट होता है, तो ये दुकान, पंसारी की दुकान से कहीं से भी आप अजवाइन थोड़ा ले लो, साफ सुफ करके गुड़ के साथ लेके मिला के हर घंटे में 2 बार ले लो। अगर फायदा हो गया तो आपका काम बन जाएगा, नहीं बना तो वैद्य के पास या चिकित्सक के पास तो जाना ही है। लेकिन फायदा हुआ तो दर्द में कम होगा तो दर्दी को अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा। ठंड लगो जब आपको सर्दी से बेहाल, नींबू मध के साथ में अदरक पिए उबाल। अब सर्दी के दिनों में सर्दी जुकाम होती है और सर्दी के दिनों में ही ठंड लगने की भी गुंजाइश रहती है। तो तीनों चीज अपन आसानी से अपने साथ ले भी जा सकते हो और मिल भी जा सकते हो। नींबू, मधु यानी मध, शहद, हनी, अदरक पिए उबाल, यानी अदरक को छीन के पानी में डाल के नींबू और शहद। और अब देखो, जब पानी गर्म है, उबला हुआ है, तब शहद नहीं डालना है। ये तो अदरक को पानी में अदरक के गुण मिलाने के बोले, लेकिन उसके बाद जब पीने जैसा हल्का सा गुनगुना पानी रहता है तब नींबू और शहद उस वक्त डाल के पीना है, उबालते वक्त नहीं डालना है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि शहद को अगर गर्म पानी में उबाल के लेते हो तो ये नुकसान करता है। आज कहीं हमने देखे हैं कि कहीं से ये जो भी है कहीं से जानना मिल जाता है, चाहे वो ये मीडिया से है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या कोई भी अपने जो जितने भी है उनमें कई बार ये आता है कि गुनगुने पानी में, अरे उबले पानी में शहद डाल के नींबू नीचों के पीते हो तो मोटापा कम होता है। लेकिन कईयों को मैंने पूछा है तो सब बोलते सब कम तो हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन बड़ा भी है ये देखा गया है। तो ये नुकसान कर रहा है। गर्म पानी में कभी भी शहद को मिला के, हाँ असली शहद होगा तो, अगर शहद में ही गड़बड़ी होगी तो कोई इतना फायदा भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं। लेकिन शहद अच्छा होना चाहिए, मक्खियों से बना हुआ होना चाहिए, तो लाभ अवश्य अपन को दे सकता है। अब अदरक के लिए तो कितना भी अपन बोले, इसके एक भी हो सके तो 2, 3, 4 वेबिनार हो सकते हैं। और आगे अपने माननीय पुरोहित साहब ने भी वेबिनार अभी कुछ
कुछ दिनों पहले लिया है। अदरक को महाऔषध कहा है। दूसरा अग्निवर्धक है, ये सब जानते हैं। लवण अदरक खाने के पहले लेने का जो शास्त्रों में बताया है, भोजन अग्रे सदा पथ्यम लवण आर्द्रकम, तो ये अग्निवर्धक का गुण है उसका। और कफ को दबाने के लिए अदरक, और अगर अदरक सूखी रहती है, सूख जाती है, तो सौंठ बन जाती है। तो ये दोनों आयुर्वेद के महाऔषध है। अगर ये मिल बंद हो जाए ना, तो समझ लो आयुर्वेद आधा हो जाए। इतना अदरक और सौंठ का आयुर्वेद की दवाइयों में उपयोग हो रहा है। रोटी मक्के की भली खा ले यदि भरपूर, बेहतर लीवर आपका टीबी भी हो दूर। मक्के की रोटी गुजरात में जो पहाड़ी एरिया है अपने गुजरात में, अरावली, पंचमहाल और सापुतारा, तो वहां पे जो भी है वनवासी, वो आमतौर पे मक्के की रोटी खाते हैं। और पंजाब में भी मक्के की रोटी है, उत्तर भारत में भी आपको मक्के की रोटी के कई जगह पे मक्के की रोटी का खाना मिल जाएगा। मक्के की रोटी वैसे तो पौष्टिक है, शक्तिदायक है, लेकिन ज्यादा मक्के की रोटी रूखी भी है, रुक्ष भी है, तो उसके ऊपर मक्खन या घी लगा के खानी चाहिए। और पंजाब में तो वहां तो इसका बहुत प्रचलन है, मक्के की रोटी सरसों का साग। अब देखो, ये व्यंजन की जब बात आई है, तो मक्के की रोटी रूखी है, सूखी है, लेकिन सरसों की भाजी है वो उष्ण भी है, और सरसों में तेल निकलता है, तो पानी में भी, अरे पान में भी उसकी भाजी में भी हल्का सा स्निग्धता होगा, चिकनाहट होगी। और मक्खन, मक्के की रोटी में अगर आप पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जाओ, तो मक्खन लगा के मक्के की रोटी और सरसों का साग। अब यहाँ बताया क्या है कि बेहतर लीवर आपका, तो ये लीवर पे भी कहीं, क्योंकि पाचक है, पौष्टिक भी है, पाचक है, कफ पित्त नाशक भी। और जब कफ पित्त नाशक हुआ तो बड़ा बच गया से वायुवर्धक है। तो ये ध्यान में रखते हुए और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो प्रांतों में जो वहां की आबोहवा होती है, वहां की जो भौगोलिक स्थिति होती है, उस हिसाब से खान पीन अपन देखते हैं बदलाव वाली होती है। तो जहां सर्दी ज्यादा होती है, ठंडी ज्यादा गिरती है, वहां मक्के का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है पहाड़ी एरियाओं में, और जहां बर्फीले प्रदेशों में भी, और जहां पानी का यानी नदियां ज्यादा है, पानी का बरसना ज्यादा, वहां मक्के का उपयोग ज्यादा हो। ये लीवर के फायदा कर रहा है, यहाँ स्पष्ट बता दिया है कि लीवर पे फायदा करेगा। और टीबी भी हो तो, अब टीबी की जो बात आई तो उसके रूट्स के हिसाब से, क्योंकि टीबी भी कफ के प्रकृति के से कफ का रोग है, लेकिन प्रकृति भी उससे जुड़ी हुई है। तो रुक्षता के हिसाब से, लघुता के हिसाब से, पाचन के हिसाब से ये मक्के की रोटी
और आप देखो, जो भी आमतौर पे मक्के की रोटी घी खाता है बिना घी मक्खन, तो उसका बदन दुबला पतला रहेगा, और जो घी मक्खन के साथ खाता है तो उनका बदन तगड़ा रहेगा। आप पंजाब में जाओ, दिल्ली में जाओ, तो उनका बदन देखोगे एक मजबूत कदावर बदन रहेगा वो। और जो यहाँ पहाड़ी एरिया में जहाँ भी है, तो वो उनका बदन दुबला पतला दिखने मिलता है। तो ये रूक्ष गुण के हिसाब से ये सिर्फ मक्के की बात है। अब घी मक्खन ये तो जोड़ के अपन जो करते हैं उसके लिए, लेकिन ये सिर्फ मक्के के जो गुण है उसकी बात है। गाजर रस आंवला 20 और 40 ग्राम, रक्तचाप हृदय सही पाए सब आराम। अब फिर वापिस चिकित्सा की बात आ गई। गाजर रस संग आंवला, आंवला यानी आंवला बोलता है, टर्मिनेलिया कैमेलिका, 20 और 40 ग्राम यानी 20 ग्राम गाजर का रस और 40 ग्राम आंवला, ये दोनों को मिला के। अब गाजर के लिए एक और बात मैं बता दूं कि गाजर को काटते वक्त अंदर पीला वाला भाग होता है। कभी भी चाहे सब्जी बनाओ, चाहे दवाई के तौर पे इस्तेमाल करना है, ये पीले वाला भाग निकाल के ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऊपर वाला भी हल्का छील लेना है, और बीच में ये पीले वाला भाग है उसको भी निकाल देना है। और ये दोनों को मिला के 20 और 40 यानी दुगना गाजर का जो रस है उससे दुगना आंवले का रस। अब यहाँ रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप हृदय सही। अब हृदय, रक्तचाप से हृदय को कमजोरी मिलती है, हृदय रोग होते हैं। तो ये प्रयोग अब जहां इस्तेमाल हुआ होगा और अच्छे परिणाम मिले होंगे तब जाके ये बना। तो करके देख लेना चाहिए। जिनको ब्लड प्रेशर अगर माफक आ गया, आपको कोई दिक्कतें नहीं आ रही है, तो करके देख लेना जरूरी है। 2-4 दिन अगर आप लोगे और आपको अच्छा लग रहा है तो और 2-4 दिन दें, आगे चल के देख लो। अगर छोटी मोटी दिक्कतें आती है या आपको बदन में ठीक नहीं लग रहा है तो बंद कर दो। लेकिन जिस हिसाब से बताया है, रक्तचाप हृदय सही पाए सब आराम, तो पाए सब आराम यानी ऐसी बीमारियों में सब यानी जो इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैंने बताया कि माफक आना आपको वो उचित लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो इस्तेमाल करके देख लेना चाहिए। अब गाजर के लिए तो बोलना क्या है, वैसे भी आंखों के लिए गाजर अच्छे हैं, ये सब जानते हैं। मधुर है, तीक्ष्ण, स्निग्ध, उष्ण, मुद्रल, ये सब गाजर के गुण है। और आंवले के गुण, उसकी उष्णता को कम करने के लिए आंवला जोड़ा, रक्त शोधक और नेत्र को हितकर। तो गाजर और आंवला, एक उष्ण है एक शीत है, दोनों को जोड़ के उसकी उष्णता को कम कर दिया। लेकिन गाजर के जो गुण है और आंवले के जो गुण है, दोनों को मिला के एक बैलेंस बना के, एक संतुलन करके, ये जो योग अपने सामने रखा है, ये इस्तेमाल करने जैसा है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको उससे फायदा दिखे तो चालू रखना, वरना बंद करना। ये हर एक को लागू होता है ऐसा मानना गलत है। प्रकृति भी है, प्रकृति से अगर आपको उससे
फायदा है, आपकी प्रकृति के अनुरूप वो फायदा कर रहा है, तो आप 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन करके देख सकते हो और जांच भी कर लो कि बीपी में कुछ कम हो रहा है, रक्तचाप नीचे आ रहा है। अगर आ रहा है तो मान लो कि आपको फायदा है, अगर नहीं आ रहा है तो 2-4 दिन, हफ्ते में बंद कर देना चाहिए। शहद आंवला जूस को मिश्री शब्द 10 ग्राम, शहद, आंवला, आंवले का रस और मिश्री यानी शक्कर का पाउडर, सब 10 ग्राम, 10-10 ग्राम तीनों भी, 20 ग्राम घी के साथ यौवन स्थिर होए। अब ये रसायन प्रयोग बॉडी को बुढ़ापा देर से लाता है, बॉडी के चमड़ी पे जो रिंकल्स आता है, सिकुड़ जाती है चमड़ियां, उस पे काम करता है। तो रसायन यानी बॉडी को बैलेंस करने, ये मेन उसका गुण है रसायन का। और जहां भी रसायन प्रयोग बताए हैं वो बॉडी को बैलेंस लाने के लिए होता है। तो ये एक रसायन प्रयोग है, यौवन स्थिर रहे। तो बुढ़ापा देरी से नहीं आवे ऐसा नहीं है कि भाई 80 साल के भी हो गए तो 22-25 साल जैसे दिखेंगे, लेकिन जो आम 80 साल के बुजुर्ग जो दिखते हैं उससे अपने को चमड़ी की झुर्रियां कम हो जाएगी, कम रहेगी, चलने फिरने में ताकत रहेगी और अपना बदन भी सही रहेगा। तो ये रसायन प्रयोग है, लेकिन जो नाप बताया है वो नाप को पकड़ के चलना है। तीनों 10-10 ग्राम और 20 ग्राम घी, और आयुर्वेद ने भी बताया है कि शहद और घी विषम मात्रा में लेना है। तो यहाँ शहद 10 ग्राम है और घी 20 ग्राम है, विषम हो गया। तो जिसने भी ये सुभाषित बनाया है और सोच समझ के आगे कहीं तोल माप नहीं दिया, यहाँ तोल माप दे के एकदम सटीक प्रयोग, एक प्रायोगिक दृष्टि से कोई गुंजाइश नहीं है कुछ सोचने की। उस हिसाब से ग्राम के साथ ये प्रयोग अपने पास दिए हैं। चिंतित होता क्यों भला, देख बुढ़ापा रोए, चौलाई पालक भली यौवन स्थिर होए। अब जैसे आगे रसायन प्रयोग होता है, वैसे यहाँ बाजी भी आ गए। चिंतित होता क्यों भला, चमड़ी में झुर्रियां आती है, आंखों में कमजोरी आती है, 1-2-4 दांत निकल जाते हैं, बुढ़ापा दिखना चालू हो जाता है। अब वैसी स्थिति में उससे आगे नुकसान ना हो तो क्या बोले, चौलाई पालक भली, 2 बाजी बताई, चौलाई और पालक, यौवन स्थिर हो, यानी जो है वो वही पकड़ के कम कर देगा उसका नुकसान। अब चौलाई को गुजराती में तांदलजा बोलते हैं और चौलाई की बाजी में आयरन यानी लोह और कैल्शियम ज्यादा होता है। अब जहां जहां खून की कमजोरी है वहां ये चौलाई की बाजी अच्छा काम करती है। पालक में भी आयरन है, तो दोनों बाजियों का बताया। और इसके गुण देख लो, दाहा, रक्त दोष, मद, पित्त, सिपित, ज्वर, त्रिदोष और दस्त को रोकने वाला, यानी जिनको जिनको कब्ज रहता है उनके लिए, रोकना नहीं है,
दस्त के रोगों में भी उपयोगी है। तो आयरन और कैल्शियम खून के बहुत अहम घटक। और चौलाई का एक गुण है विषग्न, यानी बदन में, शरीर में कहीं भी विष संग्रहित हुआ है तो चौलाई की भाजी अगर घी में और जीरे के साथ पका के खाते हैं तो विष दूर होते हैं, ऐसा अनुभव से देखा गया है। और पालक की भी भाजी वही है। तो दोनों में आयरन, कैल्शियम और काफी विटामिन भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, सब अपने अपने हिसाब में मात्रा में है। और संस्कृत में चौलाई तो अपन देख लिए, लेकिन संस्कृत में पालक, जो गुजराती में अपन पालक बोलते हैं, पालक, उसको संस्कृत में पालक्य, मधुसूदनी, संस्कृत में पालक को मधुसूदनी या पालक्य को कहते हैं। और ये शीत, दोनों भाजियां शीत है, ठंडी है, वेदक है, दाह शामक है और रुचि करता है, यानी अग्नि को खाने का दिल करे, अग्नि को बढ़ावे, ये उसके गुणधर्म है। प्रातः संध्या पीजिए खाली पेट स्नेह, जामुन गुठली पीसिए नहीं रहे मधुमेह। अब आ गया डायबिटीज, मधुमेह, मीठा पेशाब जिसको बोलते हैं, अब उसकी भी बात आ गई। तो संस्कृत में इसको, जामुन को मां फला कहा। और श्याम फल, जामुन तो देखे सबने, काले जामुनी कलर के होते हैं। हिंदी में जामुन को फलानो और जामुन कहते हैं, फरीदाबू कहते हैं। और जामुन में दो जात आती है, बड़ी और छोटी। अब इसके गुण देखिए, मधुर, कसाई, ये दो गुण ज्यादा है। पाचक है, लघु है, रुक्ष है। पाचन के बाद मधुर, देखो ये एक विशिष्ट बात है। जामुन पचने के बाद मधुर बनता है और मधुर बल देता है। मधुर का गुण ही बल देना है। और शीत है, कफ पित्त नाशक, रक्त स्तंभक, लीवर और प्लीहा में अति गुणकारी है। इसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आगे मैंने बता दिया कफ पित्त नाशक। तो कफ पित्त नाशक हुआ तो वायु कारक हुआ। तो शास्त्र भी बताता है कि जामुन 40-50 ग्राम से ज्यादा एक तन पे नहीं लेना चाहिए। अगर उससे ज्यादा लेते हो तो कब्ज हो जाती है, भी बंद हो जाता है और उससे गैस बनती है। इसका एक गुण वायु करना है, तो गैस बनती है। और कहीं बार अगर ज्यादा जामुन खा लिए तो नुकसान इतना बढ़ जाता है कि शायद अस्पताल में भी दाखिला करना पड़ता है दर्दी को, मरीज को, और ठीक होते होते 2-4 दिन लग जाते हैं। इसको खाली पेट भी नहीं खाना चाहिए, आमतौर पे खाने के बाद खाना चाहिए, यानी खाने के तुरंत नहीं, आधे घंटे, 1.5 घंटे बाद खाना चाहिए। और जामुन जब खाते हैं तो दूध आगे और पीछे 2 घंटे तक दूध का इससे साथ सेवन न हो, ऐसी परहेज भी करनी चाहिए। क्योंकि दूध के साथ अगर जामुन मिलता है तो ये
रिएक्शन देता है, एलर्जी करता है। और क्या मैं आज भूल गया, विरोध आहार, विरोध आहार हो जाता है। लेकिन जो सुभाषित ने बताया है उसको मैं पुनः आपसे बता रहा हूं। प्रातः संध्या पीजिए खाली पेट स्नेह। अब यहाँ खाली पेट क्या लेना बताए? स्नेह यानी घी है उसको लेना है, चिकास। जामुन इडली पीसिए नहीं रहे मधुर, यानी खाने के बाद जामुन इडली, खाने के पहले थोड़ा घी अगर प्रयोग करना है तो ये जो बात स्नेह की बात बताई है ना, मैंने अपने अगले बैठक के भी जितने भी वेबिनार लिए, कई बार जब ऐसी कोई बात आती है तो मैंने बताया है कि आयुर्वेद का एक सूत्र है, स्नेहोमयी शरीरम। अब बाहर और अंदर दोनों तरफ जो चमड़ी के लेयर्स होते हैं वो स्नेह वाले होने चाहिए, चिकास वाले होने चाहिए, तो आमतौर पे बीमारियां नहीं आएंगी। तो बाहर के लिए तो अपने को तेल मालिश सर्दी के दिनों में बताया है, लेकिन अंदर के लिए तो मुश्किल है। तो खाना स्नेहयुक्त रहना चाहिए। स्नेहयुक्त खाना अगर दिन में 30 से 35 ग्राम घी और सब्जी में, दाल में जो तेल अपन डालते हैं वो भी स्नेही है, तो ये 30 से 40 ग्राम दिन में शरीर में जाना चाहिए। तो उस बॉडी अंदर से, शरीर अंदर से स्नेहमय रहेगा। और मैं तो अपने तरफ से ये कह रहा हूँ कि 30 ग्राम घी तो दिन में हर एक के शरीर में जाना चाहिए। एक साथ नहीं, रोटी पे लगाओ, दाल चावल में मिला के खाओ, कुछ मिष्ठान जो बनाते हैं तो घी वाला मिष्ठान 2-4 दिन में एक बार लड्डू है या खाओ, तो बॉडी में स्नेह बना रहेगा। तो स्नेह से बीमारियां काफी कम आती है, ये हमने देखा। तुलसी दल 10 लीजिए उठकर प्रातःकाल, सेहत सुधरे आपकी, तन मन माला माल। अब तुलसी दल, तुलसी का तो कितने, जैसे अजवाइन का है वैसे तुलसी के, तुलसी जितने भी आप देखो, सर्दी जुकाम, पाचन, तुलसी के कई प्रयोग आमतौर पे घरेलू नुस्खों में अपन देखते हैं। चाय की पत्ती में चाय के बजाय तुलसी की पत्ती डाल के चाय जैसा बना के उबाल के, अदरक, काली मिर्च, नींबू ये डाल के पीते हैं, तो तुलसी के काफी फायदे। यहाँ विशिष्ट कर बताया है, तुलसी दल 10 लीजिए, यानी तुलसी के पत्ते 10, उठकर प्रातः काल, सेहत सुधारे आपकी, यानी इसको चबा के खाना है, हल्के से धीरे धीरे, जैसे घूंट घूंट पानी वाला आगे आया था वैसे यहाँ हल्के से धीरे धीरे चबा के उसको निकालना है। तो तन मन माला माल, यानी दोनों बात आ गई, तन की और मन की। तन मन माला माल, माला यानी इतनी समृद्धि वाली बात बता दी। तो ये भी एक घरेलू नुस्खा है। अगर सर्दी के दिनों में विशिष्ट इससे अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो सर्दी के बाद जब वसंत ऋतु आती है तो कफ के प्रकोप के जितनी भी बीमारियां होने की गुंजाइश है वो काफी टाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, दूर रहे सब रोग, अधिक मत खाइए चाहे मौन हो। अब गुड़ के लिए आगे तो गुड़ का गुण
उसको पानी में नरम बना के पानी में लेना। और यहाँ क्या बताए, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, दूर रहे सब रोग, अधिक मत खाइए चाहे मौन हो। तो गुड़ की भी एक मात्रा शरीर के लिए तय करने की बात है। ज्यादा गरिष्ठ या ज्यादा मीठा गुड़ से बना है, वो शक्कर से कम दिक्कतें करता है, कम बीमारियां देता है। लेकिन अगर गुड़ ज्यादा खाते हैं तो भूमि होती है, और गुड़ खाने से भूमि जब होती है तो कहीं चर्म रोग और कई और बीमारियां गुड़ के हिसाब से अगर माप से ज्यादा खाते हैं तो बीमारियां होने की गुंजाइश रहती है। तो नाम बता दिए कि थोड़ा सा, यानी 5 तो सब्जी में भी डालते हैं, गुजराती दाल में भी डालते हैं, काफी है। अगर खाने का दिल हुआ तो कभी गुड़ और घी मिला के भी लोग खाते हैं, वहां तक सीमित बराबर। अगर हफ्ते में 2 बार मिष्ठान जैसा कुछ बना दिया तो वो भी कुछ अंश तक चले। लेकिन अगर ज्यादा गुड़ की बनी हुई चीज दर्दी खाते तो उससे नुकसान होता है। अब मैं अपने खुद के तजुर्बे की बात कह रहा हूँ, शायद जो मैंने देखा है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे ही हुआ होगा। लेकिन एक जैन चीज है मौड़ी, तो वहां ऐसा कहा जाता है कि इसका जो प्रसाद जो भोग लगाते हैं वो मंदिर के बाहर, हिरासत के बाहर नहीं ले जा सकते। और गांव के जो है लोग, उनके लिए छूट है। वो तो मैंने देखा, मैं जब 2-4 बार मौड़ी गया था तो मैंने देखा कि गांव वाले वो दिन भर में जो प्रसाद जो बचा है वो घर लेके जाके खाते थे, या तो वहीं पे कहीं पे बैठ के खाते थे। तो गांव के आधे से ऊपर आदमियों को कुछ न कुछ बीमारियां रही है और देखी गई। तो मुझे ये, जब मैं ये लिख रहा था तब मुझे ये बात याद आ गई कि गुड़ ज्यादा खाने से कहीं ये तो नहीं हो रहा होगा। तो मैंने ये जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। गुड़ का भी काम एक मर्यादित अंश से जुड़ा हुआ है, उससे ज्यादा गुड़ लेना उचित नहीं है। फिर वापस अजवाइन की बात आ गई। अजवाइन और हींग ले, लहसुन तेल पकाए, मालिश जोड़ों की करे, दर्द दूर हो जाए। अब ये जोड़ों का दर्द जिनको होता है, अभी वर्षा ऋतु में आमतौर पे जोड़ों के दर्द की पर फरियादें ज्यादा होती है, तो ये उसके लिए है। अजवाइन और हींग ले, लहसुन तेल पकाए। अब 3 चीज लेनी, अजवाइन, हींग और लहसुन, और तेल सरसों का लो या तिल का लो, उसमें पका के। अब तीनों सप्रमाण, ऐसा कुछ बताया नहीं है। मालिश जोड़ों की करे, दर्द हो जाए, दूर हो जाए। अब मेरे हिसाब से मेरे को जो लग रहा है कि 1 भाग हींग, 2 भाग अजवाइन, मान लो तो 5 ग्राम आपने हींग लिया तो 10 ग्राम अजवाइन ले लो, 20 ग्राम लहसुन ले लो और 100 ग्राम तेल ले लो। ये मेरे हिसाब से माप होना चाहिए, क्योंकि हींग ज्यादा देर तक अगर आप तेल के साथ मल के शरीर पे लगाते हो तो हींग बहुत ज्यादा तीव्र है, तो चमड़ी
लाल हो जाएंगे। तो हींग की मात्रा कम, उससे थोड़ा अजवाइन, उससे थोड़ा लहसुन, यानी 5, 10 और 20 ग्राम ये नाप इसका रखो। और 100-150 ग्राम तेल में अगर उसको पका के आप इस्तेमाल करो तो जोड़ों के दर्द में फायदा होगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि शास्त्र में जो लिखा है उसमें संदेह करना उचित नहीं है। हाँ, इसमें माप नहीं लिखा है तो मैंने अपने हिसाब से आपको माप बता दिया, गोल बता दिया, कैसे लेना है, कैसे करना है। और जिनको भी जोड़ों का दर्द है वो इस तरह से पका के इस्तेमाल करके देख ले, फायदा हो जाए तो फायदा ही है। लेकिन अगर 1-2 दिन तेल लगाने से सुजान बढ़ती है, दर्द बढ़ता है, तो ये उम्मीद करके मत चलना कि अभी शुरू में होगा, दर्द बढ़ता है और फिर ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि जोड़ों के दर्द की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें कुछ अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं और कुछ ऐसी बीमारियां हैं उसमें अगर तेल मल दिया और सुजान हो गई, दर्द बढ़ गया, तो तुरंत बंद करके किसी वैद्य या चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। ये दोहे में जो बताया है, सुभाषित में बताइए, एक आम जनता के लिए है, लेकिन सबको ये मुनासिब रहेगा, फायदा करेगा, ये मानना भी गलत है। तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि कोई भी प्रयोग अपन करते हैं, अगर उससे फायदा दिख रहा है तो करना चालू रखो। अगर जरा सी भी कुछ तकलीफें दिखती है तो तुरंत बंद कर दो। अपनी प्रकृति अपने को ये माफक नहीं है ऐसा मान के तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। तो आज के दिन इतना, जितने भी सुभाषित मैंने कहे, यही आज का वेबिनार खत्म करेंगे। मैं बता देता हूँ कि आगे भी मैं बताया था और अभी भी फिर भी समापन के टाइम में मैं बता देता हूँ कि इन्होंने भी ये सुभाषित ध्यान से लिखे, पढ़े या सुने, अगर अपने को कोई प्रयोग करने से फायदा हो रहा है तो आप 2-4 दिन और करो, लेकिन अगर छोटी मोटी दिक्कतें होती है तो तुरंत बंद कर देना, ये मेरा नम्र निवेदन है। अस्तु। जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी। खूब खूब आभार वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब का, जिन्होंने आज आयुर्वेद के दोहे का दोहन किया है, आयुर्वेद के दोहे का विश्लेषण किया है। आयुर्वेद का दोहे का जो रचना वेद्यगण या कुछ कवि लोगों ने की होगी, जो आयुर्वेद के जो द्रव्य है, द्रव्य गुण के बारे में, द्रव्य के बारे में, उसके गुण के बारे में अच्छी रचना, सबका ज्ञान बढ़े और दोहे के हिसाब से दोहे की रचना करके आयुर्वेद का ज्ञान की बढ़ोतरी की है। सबसे पहले पानी के बारे में आज बताया। पानी, घुट घुट पानी पीना चाहिए। हवा, पानी और खुराक, 3 हमारी खास ज़रूरियात है। और पानी कैसे पीना चाहिए, तो बैठ के पीना चाहिए, ऐसा भी बताया। भोजन कब करना, कैसा करना है, तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का भरपेट भोजन और शाम का हल्का फुल्का भोजन। और निद्रा कब करनी चाहिए, कब उठना चाहिए, उसके बारे में भी बताया। निद्रा के बारे में पानी और गुड़ के बारे में बताया, पानी और गुड़। और बाद में अजवाइन के बारे में बताया, कैरम कॉप्टिकम अजवाइन। अजवाइन जो मसाला के रूप में इस्तेमाल होती है और औषधि भी है। अजवाइन और गुड़
अजवाइन, गुड़, हल्दी, जो सित पित्त बोलते हैं ना, अर्टिकारिया, सित पित्त, तो उसको मिटाता है अजवाइन, हल्दी और गुड़, और उसमें साजिक हर भी मिलाते हैं। बाद में अदरक के बारे में बताया। अदरक, शहद और नींबू का जो काढ़ा बनाया है। अदरक का जो रस है उसमें शहद मिला के अदरक को पानी के अदरक को पीस के उसमें पानी डाल के थोड़ा शहद मिला के और ठंडा भी हम ले सकते हैं। अदरक और शहद, खास करके जो सर्दी की ऋतु है, मानसून सीजन और विंटर सीजन पे खास जब अदरक और शहद का रस लेते हैं तो सर्दी खांसी से बचा जा सकता है। और अदरक और लवण भोजन से पहले लेने से भूख को बढ़ाता है। और मक्का के बारे में भी बताया, मक्के की रोटी, सरसों का साग। तो आदिवासी वनवासी लोग तो मक्के की रोटी गुजरात में खाई जाती है। कई लोग जैसे कि पंजाब का देसी खाना है मक्की की रोटी, सरसों का साग। तो वहाँ तो ये परंपरागत रूप से सर्दियों में ये वानगी बनाई जाती है। गाजर और आंवला के बारे में बताया। गाजर विटामिन ए से भरपूर है और आंवला रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। और शहद, घी के साथ भी उसका प्रयोग बताया है। और चौलाई और पालक जो उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, तो वो चौलाई है तो पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन, विबंध को दूर करता है। और लौह तत्व से दोनों भरपूर है चौलाई और पालक। जामुन के बारे में बताया तो जामुन का 2 महीने का सीजन रहता है, 2 या 3 महीने का। अप्रैल, मई और जून 3 महीनों तक मिलता है, बड़े वाले जामुन और छोटे वाले जामुन। तो जामुन मधुप्रमेह में खास गुणकारी है, मधुप्रमेह, डायबिटीज़ में। और तुलसी और तुलसी के पत्ते और शहद और कफ में जो कफ उधरस होती है, श्वास दमा होता है, उसमें गुणकारी है। और गुड़ कम खाना चाहिए ऐसा बोला तो जैसे कि समर सीजन है, ग्रीष्म ऋतु है, उसमें गुड़ कम खाना चाहिए। और गुड़ का शरबत पीने से पास फ़ायदा भी मिलता है। गुड़ का शरबत ग्रीष्म ऋतु में पी सकते हैं। गुड़ और घी, श्रमजीवी लोग हैं वो गुड़ ज़्यादा खाते हैं, श्रमजीवी लोग। गुड़ और घी मिला के सुबह वाला नाश्ता करते हैं। सुबह नाश्ता गुड़ और घी से करते हैं और बाद में श्रम करने के लिए निकल जाते हैं। और सुखड़ी के बारे में बताया। सुखड़ी जो महुड़ी में बनती है, जो खास करके वो जो एक जैन लोग का जो है ना, तो वहाँ जैसा तीर्थ धाम होता है ना, तो वो वहाँ ये सुखड़ी खाई जाती है। और महुड़ी और दूसरे कई जगह भी ऐसा है, तो वहाँ प्रसाद के रूप में सुखड़ी खाई जाती है। प्रसाद वहीं बैठ के खाना है। सुखड़ी जो गुड़ और घी और आटे से बनाई जाती है। तो ये सुखड़ी बढ़िया है, विंटर सीजन में तो बढ़िया है। बाकी अजवाइन, घी और लहसुन और तेल का जो मालिश के बारे में बताया वो भी बढ़िया रहा, क्योंकि वो वायु के लिए अभ्यंग मालिश ज़रूरी होती है। जो जोड़ों का दर्द होता है तो अजवाइन है वो पीड़ाहर है और वायुहर है। हींग भी वायुहर है, लहसुन भी वायुहर है। और तिल के तेल में या सरसों के तेल में
तीनों पका के अजवाइन, लहसुन और हींग, तो इससे जो बना जो सिद्ध तेल है, तो वो सिद्ध तेल से मालिश की जा सकती है जोड़ों के दर्द में। बढ़िया रहा वक्तव्य, बढ़िया जानकारी मिली आयुर्वेद के दोहे के हिसाब से, तो बढ़िया रहा वक्तव्य। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी।